मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में आज हम भारतीय राजनीति के एक विशेष रोग की चर्चा करेंगे। हमारी लोकतांत्रिक विशेषता है कि जब भी युद्धकाल होता है हम दुश्मन से लड़ते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान से लड़े, और जैसे ही युद्धकाल खत्म होता है हमारे राजनीतिक दल अपनी रोजी रोटी पर लौट आते हैं, गृह युद्ध में इंगेज हो जाते हैं। कैसे एक दूसरे को उठा उठा के पटका जाए राजनीति के मैदान में, ऐसा क्या करें जिससे एक दूसरे के नंबर घटाए जा सके। पाकिस्तान को सीज फायर किए हुए 14 दिन बीत चुके हैं। 9-10 मई की रात भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में जो पिक्चर बनाई उसके वीडियो सबके मोबाइल फोन में है। दुनिया में दूर दूर तक कंफ्यूजन नहीं है कि भारत ने 23 मिनट में पाकिस्तान का क्या बुरा हाल किया था। खुद पाकिस्तानी हुकूमत मान चुकी है कि उसकी मिट्टी पलीत हुई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर है। भारत की 7 टीम दुनिया भर में गई हुई हैं, उसमें हर पार्टी के लोग हैं। मिशन यह है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करके दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए। लेकिन जो विदेश नहीं गए वो देश में ही दूसरे काम पर लग चुके हैं, और ये काम है अपनी सरकार, अपनी ही सेना पर सवाल उठाने का, अपनी ही जीत में हार ढूंढने का, उसमें तरह तरह के किंतु परंतु लगाने का। प्रधानमंत्री से सबूत मांगे जा रहे हैं। एक बयान को लेकर अपने ही विदेश मंत्री को जयचंद और मुखबिर न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। युद्ध के पैरेलल गृह युद्ध के खतरे तो सुने थे, लेकिन युद्ध विराम पर भी सियासी युद्ध कभी देखा नहीं गया था। अब वही हो रहा है और इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह कि युद्ध जीतने की स्थिति में युद्ध विराम क्यों किया? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में युद्ध रोका था? सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया? क्या कश्मीर पर अमेरिका को मध्यस्थ बनाया गया था? पाकिस्तान को ऑपरेशन की जानकारी आखिर क्यों दी गई? ऑपरेशन पर दुनिया का समर्थन क्यों नहीं मिला? क्या भारत की विदेश नीति ध्वस्त नहीं हो गई है? ऑपरेशन सिंदूर में सेना के कितने जेट्स नष्ट हुए हैं? बार बार यह सवाल आ रहा है। क्या सिंदूर नाम भावनात्मक फायदे के लिए चुना गया? नाम पर भी बवाल है। क्या ध्यान भटकाने के लिए डेलीगेशन विदेश भेजे गए? सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद सबूत मांगने का कांग्रेस को सियासी नुकसान हुआ था, इसीलिए इस बार पहलगाम के बाद उसने सब्र रखा, पूरी तरह सरकार के साथ खड़ी हुई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री जिस तरह 2-2 एयरबेस गए, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, हो सकता है उसी ने कांग्रेस पार्टी को बेचैन कर दिया हो कि उसे भी सबूत मांगने का नया राउंड शुरू कर देना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने 6-7 मई की रात 9 टारगेट और फिर 9-10 मई की रात 13 टारगेट चुन रखे थे, वैसे ही युद्ध विराम के सियासी गृह युद्ध में कांग्रेस ने भी अपने 2 निशाने चुन लिए हैं। पहला निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा निशाना विदेश मंत्री एस जयशंकर। कांग्रेस का हर हमला इन्हीं पर है, खासकर विदेश मंत्री पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सोशल मीडिया एक्स हैंडल का टाइमलाइन विदेश मंत्री पर हमलों से भरा हुआ है। राहुल गांधी ने आज भी उनसे सवाल पूछे हैं। क्या जे एक्सप्लेन करेंगे भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया? पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? भारत की विदेश नीति क्या ढह चुकी है? राहुल गांधी ने जयशंकर को जे नाम से क्यों संबोधित किया, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन एक हफ्ते से विदेश मंत्री के निशाने पर रहने की बड़ी वजह है उनका 15 मई को दिया गया एक बयान। आगे बढ़ने से पहले वो बयान सुनाते हैं आपको। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did, satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले हमने पाकिस्तान को मैसेज भेज दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं।
कांग्रेस इसी एक लाइन को लेकर लगातार पलटवार कर रही है कि देश का विदेश मंत्री दुश्मन को हमले की सूचना कैसे दे सकता है, वो भी हमले से पहले। 2 दिन बाद ही राहुल गांधी ने जयशंकर पर हमला किया और यह लिखा कि हमारी कार्रवाई की जानकारी शुरुआत में पाकिस्तान को देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। इस बात के लिए उन्हें किसने अधिकृत किया, इस वजह से वायुसेना ने कितने विमान खोए। राहुल गांधी ने इस हमले के बहाने लगे हाथ जानकारी भी मांग ली है कि भारत के कितने विमान नष्ट हुए हैं, उन्हें गिनती जाननी है। विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात का फौरन खंडन आया और फौरन सफाई दी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। लेकिन विदेश मंत्रालय की सफाई के बाद 2 दिन में ही राहुल गांधी ने 19 मई को दूसरी पोस्ट की। उसमें लिखा गया, विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि निंदनीय है। मैं फिर पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खोए, क्योंकि पाकिस्तान को पता था ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था। देश को सच्चाई जानने का हक है। राहुल आरोपों की उसी लकीर पर हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय विमान भी नष्ट हुए हैं और इसकी वजह जयशंकर हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही सूचना दे दी थी। इसी के बाद यह सियासी लड़ाई मीर जाफर वर्सेस जयचंद वाली बदजुबानी पर आई थी। बार बार राफेल का नुकसान जानने की दिलचस्पी पर राहुल गांधी की मीर जाफर से तुलना कर दी गई, तो कांग्रेस ने भी मौके की नजाकत और सारा लिहाज छोड़कर विदेश मंत्री को जयचंद बताया था। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. आप तय कीजिए राहुल गांधी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? जयशंकर जी ने जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला और प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते आप भारत के 140 करोड़ लोगों से नफरत क्यों करने लगे? ये सेना के साथ उसके अभियान कितना बड़ा नुकसान साबित हुआ होगा, इस पर आपका खून नहीं खौलता। अगर खून खौलता है तो विदेश मंत्री अपने पद पे कैसे बने? हमारे यहाँ सियासत कई बार वर्तमान से भविष्य की ओर जाने की बजाय भूतकाल में जाने लगती है। होता यह है कि असल मुद्दों को छोड़कर गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, उसकी झलक भी आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत के नुकसान की जिज्ञासा शांत करने का एक प्रयास करते हैं। एक बयान सुनाते हैं। All our pilots are back home. At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. भारत के एयरफोर्स ने साफ किया कि ऑपरेशन अभी ऑन है। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर क्यों जानना चाहते हैं। राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कथित नुकसान की जानकारी वो प्रधानमंत्री से नहीं ले सकते? क्या रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से नहीं पूछ सकते? क्या राहुल सीधे आर्मी चीफ से नहीं मिल सकते? ये सवाल राहुल गांधी से दागे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आप दिखाते हैं युद्ध विराम को लेकर यह सियासी गृह युद्ध इतिहास में कैसे जा पहुंचा और कितनी पीछे अपनी लकीर खींच रहा है। विदेश मंत्री पर बमबारी के जवाब में आज बीजेपी ने भी बड़ा हमला किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से 1991 के एक समझौते का हवाला देकर उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को भारतीय सेनाओं की एक एक सूचना देना कांग्रेस का चरित्र है। 1991 का समझौता जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो ये था, भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास और सैन्य गतिविधियों की सूचना साझा की जाएगी। समझौता इसलिए था ताकि दोनों देशों में गलतफहमी ना हो, संकट की स्थिति टाली जा सके। समझौता था कि भारत पाकिस्तान की सेनाएं सीमा के करीब बड़े सैन्य युद्धाभ्यास से बचेंगी। समझौते में यह भी था कि दोनों सैन्य बलों की रणनीतिक दिशा दूसरे पक्ष की ओर
नहीं होगी। समझौता जब हुआ था तब चंद्रशेखर कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस उनसे समर्थन वापस ले चुकी थी। कांग्रेस ने निशिकांत के बयान को बीजेपी की अज्ञानता करार दिया। बीजेपी को शांतिकाल और युद्धकाल का अंतर बताते हुए यह भी दावा किया कि उस वक्त कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। कांग्रेस के पलटवार पर बीजेपी ने फिर बयान दिया और बताया कि समझौता 6 अप्रैल 1991 को हुआ जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। समझौता 6 अप्रैल 1991 को हुआ जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, लेकिन समझौते को मंजूरी 19 अगस्त 1992 को मिली जब कांग्रेस सरकार थी और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। यह समझौता लागू भी कांग्रेस के राज में हुआ 15 दिसंबर 1994 को। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सामान्य तौर पर यह वैश्विक सिद्धांत है कि जब भी दो देश युद्धाभ्यास करते हैं तो एक दूसरे को पहले से सूचना दी जाती है ताकि रिहर्सल को रियल वॉर मानकर युद्ध शुरू ना हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर से पहले देश ने भी देखा कि जैसलमेर में थल सेना अभ्यास कर रही थी, टैंक पाकिस्तान को दहला रहे थे, राफेल और सुखोई भी रिहर्सल कर रहे थे, जिन्हें देखकर पाकिस्तान में हमले की दहशत बैठती जा रही थी। अब आप पूछेंगे तो फिर बीजेपी ने 1991 के समझौते का जिक्र क्यों कर दिया? कांग्रेस की सिंदूर पॉलिटिक्स और विदेश मंत्री जयशंकर से इसका क्या संबंध है? तो जहां तक हमने समझा कि यह कोई संबंध नहीं, यह सिर्फ एक मैसेजिंग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर राजनीति करोगे तो फिर बात बहुत पीछे 1971, 1965, 62, 48 तक पहुंच जाएगी। 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया, 94 में इसको इम्प्लीमेंट कर लिया कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, हम आगे के फोर्सेस कैसे डेवलप होंगे। कि जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह नहीं होना चाहिए। असलियत ये है कि ये एग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था, जिससे हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना का अगर कोई मूवमेंट हो तो दोनों देशों में कोई गलतफहमी ना पैदा हो। ये पीस टाइम एग्रीमेंट है। आपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तानी वोट बैंक के लिए, बांग्लादेशी वोट बैंक के लिए जो है इस देश को जो है गिरवी नहीं रख दिया। 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 11 साल मोदी जी। अगर उस संधि में गड़बड़ी है या गड़बड़ी था, क्यों नहीं चेंज किया इन्होंने? इनकी बात पे स्पष्ट रूप से ये साबित होते जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो सवाल उठाई थी वो सच। खासकर कांग्रेस पार्टी, उसकी जो है सदस्यता रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, नेशनल पार्टी का दर्जा उसको होना चाहिए, इसके बारे में भी आगे फ्यूचर में जो है भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए। राहुल गांधी ने सरकार से पूछा है कि पाकिस्तान की निंदा में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तो इस सवाल का एक जवाबी सैंपल आज ही ताजा सामने आया है। पाकिस्तान के आतंकी कैरेक्टर को एक्सपोज करने के लिए जैसे ही देश की 7 टीमें दुनिया के दौरे पर हैं, वैसे ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दौरे पर। आज वो जर्मनी में थे। इस दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री ने जो कहा है वो भी सुने। उनकी ओर से कहा गया कि भारत को निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने का पूरा अधिकार है। जर्मनी, भारत वर्षों से आतंकवाद से लड़ाई में एक साथ हैं और इसे तेज करने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान के खुद के सीनेटर कबूल रहे हैं कि भारत ने जो किया वो रियल है और पाकिस्तान के दावे हवा हवाई। खुद पाकिस्तान के नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली है। रिसेंट वाकयात गुजरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई का, जिसका हमने मजम्मत भी किया है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि GHQ से 5 किलोमीटर चकलाला एयरबेस तक ये ड्रोन कैसे पहुंचा, ये धमाका कैसे हुआ। जब यहाँ तक आपके हालात आ सकते हैं कि चकलाला एयरबेस पे बम गिर सकते हैं, तो हमें तो कम से कम इन चीज़ों का देखना। सर, ये एक बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर तक पूरा भारत एकजुट था, जबकि पाकिस्तान अंदर से कितना बटा हुआ था किसी और से नहीं, खुद मरियम नवाज से ही आप सुन सकते हैं। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को।
मरियम का इशारा इमरान खान की पार्टी पीटीआई की ओर था। पाकिस्तान अब भी डरा हुआ है कि फौज की नाकामी सामने आने के बाद अब उसके यहां गृहयुद्ध ना शुरू हो जाए। चार टुकड़ों का डर हर वक्त उसे सताए जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बुधवार की शाम को दिल्ली से श्रीनगर के लिए इंडिगो की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। वो खबर हमने उसी दिन आप तक पहुंचाई थी। उस प्लेन में 227 लोग सवार थे। अमृतसर से जब विमान आगे निकला तो टर्बुलेंस में वो फंस गया। उस पूरी घटना को दिखाने के लिए हमने एआई के जरिए एक रील बनाई है। पहले उसे गौर से देखें, फिर पाकिस्तान के पाप का खुलासा करने वाले हैं। एआई के जरिए जो वीडियो हमारी टीम ने तैयार किया है वो आपने देख लिया है। खुलासा इस खबर पर यह हुआ है कि पायलट ने खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान ने कोई मानवता नहीं दिखाई। इसके बाद विमान तय रूट पर आगे बढ़ा और पठानकोट के आसमान में जब पहुंचा तो हवा में हिचकोले खाने लगा। विमान के पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार तमाम यात्री सुरक्षित थे, लेकिन विमान के अगले हिस्से को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। विमान की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा में उस वक्त क्या हाल हुआ होगा। जो यात्री प्लेन में सवार थे वो भगवान को याद कर रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से हवा की गति आसमान में घटती बढ़ती रहती है, यानी वो स्थिर नहीं रहती, जिसके कारण विमान को उड़ाने में पायलट को दिक्कत आती है। इसी स्थिति को टर्बुलेंस कहते हैं। इसी टर्बुलेंस में उस शाम को विमान फंस गया था और फिर विमान के नोज वाले हिस्से में जहां से पायलट को मौसम की जानकारी मिलती है, उस एयर रडार को नुकसान पहुंचा। टर्बुलेंस को आप आसान शब्दों में इस तरह से समझिए कि किसी भी प्लेन को स्थिर तौर पर उड़ने के लिए जरूरी है कि इसके विंग के ऊपर नीचे से बहने वाली हवा नियमित हो, लेकिन मौसम के बदलाव की वजह से हवा के सामान्य नहीं होने से विमान को उड़ाने में दिक्कत आती है। 1994 में अमेरिका में टर्बुलेंस की वजह से 37 लोग मारे गए थे। 1999 में अमेरिका में ही रनवे पर विमान टर्बुलेंस में फंस गया, 11 लोगों की मौत हो गई। 2001 में भी टर्बुलेंस की वजह से अमेरिका में 260 यात्रियों की जान चली गई थी। अच्छी बात यह रही कि पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से हिंदुस्तान में टल गया। इस स्थिति में पाकिस्तान ने जो दिखाया वो मानवता के नाम पर कलंक ही कहा जाएगा। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इंडिगो पायलट के व्यवहार से भारतीय वायुसेना नाराज है। एयरफोर्स का मानना है कि पायलट और क्रू चाहता तो अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान में भारतीय विमानों के लिए जारी नोटिस के बावजूद पायलट ने लाहौर एयर स्पेस में उड़ान की इजाजत मांगी। पाकिस्तान से चल रहे मिलिट्री टकराव के चलते भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब उड़ान भरना भी खतरे से खाली नहीं होता। वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर में सुरक्षित लैंडिंग कराने में इंडियन एयरफोर्स ने ही पायलट की मदद की थी, क्योंकि विमान के एवियोनिक्स खराब हो गए थे। डीजीसीए ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उसी के बारे में मैंने बताया है, डीजीसीए इन्वेस्टिगेट कर रही है उसका, तो उसके पूरे रिपोर्ट मिलने के बाद उसके तहत क्या डिसीजंस लेने चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। सो रिगार्डिंग द इमरजेंसी लैंडिंग दैट हैज हैपेंड विद द दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट, वी आर लुकिंग इनटू द इंसिडेंट। डीजीसीए इज इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट, and but in the meantime, from the information that I have, I would like to appreciate the efforts of the pilots and the crew, who have been very composed in the way they have handled even in that weather that the flight has gone. So at least we are very thankful that no incident has happened and everyone is safe, but we are going to thoroughly investigate on what has exactly happened. परसों शाम इंडिगो का विमान किस स्थिति में फंसा था उसकी गवाही कैमरे में कैद है। विमान के कुछ यात्रियों ने उस वक्त का वीडियो बनाया। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे।
भगवान का नाम ले रहे थे। विमान में कुछ बच्चे भी सवार थे। हर कोई सुरक्षित लैंडिंग की प्रार्थना कर रहा था। पायलट ने बेहद सावधानी और सूझबूझ से काम लिया। विमान के अंदर की ये तस्वीरें धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। विमान की हवा में उस दिन हालत क्या थी, उसे आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं जो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय है। 20 मई की पहली तस्वीर में दिल्ली से उड़ा विमान श्रीनगर तक सीधी लाइन में सामान्य तरीके से जाता दिख रहा है, जबकि अगले दिन यानी 21 मई को जब विमान टर्बुलेंस में फंसा उस वक्त वो पंजाब के आसमान में रूट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमृतसर के आसमान से बढ़ने के बाद विमान ने लाहौर ATC से संपर्क किया और उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। तस्वीरों में जो लाल लाइन हमने खींची है वो पाकिस्तान का एयर स्पेस है, लेकिन उसने परमिशन नहीं दी और फिर पठानकोट पहुंचते पहुंचते विमान भारी टर्बुलेंस में फंस गया था। विमान उस वक्त 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। टर्बुलेंस की वजह से विमान लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। एक वक्त तो ऐसा आया जब विमान प्रति मिनट 8500 फीट की गति से नीचे आने लगा था। यह बेहद डरावना पल था। अमूमन हवा में विमान 1500 से 3000 फीट प्रति मिनट की गति से नीचे आता है। एयर ट्रैफिक सिग्नल के जरिए आप विमान की गति और उसके ऊपर नीचे होने की स्थिति को समझ सकते हैं। 20 मई को जहां विमान की गति और ऊंचाई सामान्य है, वहीं 21 मई के एयर ट्रैफिक सिग्नल में विमान की स्पीड की लाइन ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से आज अपना एयर स्पेस फिर अगले 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। 23 जून तक न तो भारत का कोई विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा और न ही पाकिस्तान का विमान भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज हम दुनिया को भारत और पाकिस्तान का फर्क दिखाते हैं। पाकिस्तान ने यात्री विमान की आड़ में भारत पर ड्रोन हमले किए थे। हमने यात्रियों की जान की परवाह की, जवाबी हमला नहीं किया था। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले में बॉर्डर इलाके के आम लोगों को निशाना बनाया। हमने पाकिस्तान में घुसकर सिर्फ उनके यहां पल रहे आतंकवादियों को ही टारगेट किया, उन्हें मार गिराया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर हमारे लोगों को मारा। हमने मानवता के लिए बाढ़, भूकंप पीड़ितों के लिए मदद भेजी थी। एक वक्त पर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश रचता है। हिंदुस्तान ने 1965-1971 में जीती हुई जमीन भी पाकिस्तान को वापस दे दी थी। ये तो महज कुछ उदाहरण भर हैं। अभी जब हमने वीजा रद्द किया तब भी सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे। वो अपना इलाज करवा रहे थे और हमने उन्हें भी इलाज तक यहां पर रुकने की इजाजत दी, लेकिन कुछ लोगों को वापस पाकिस्तान भेज दिया। हिंदुस्तान पहले से यह कहता आया है कि पाकिस्तान में सेना और सरकार दोनों ही आतंकवादियों की भाषा बोलती है। पाकिस्तान में सेना और आतंकी दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान ने इसे साबित किया है। अब अगली खबर आपको गौर से देखनी चाहिए। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के चेले ने आतंकी की भाषा बोली। भारत की वाटर स्ट्राइक के खिलाफ आतंकवादियों की भाषा का इस्तेमाल किया। यानी जो बात पाकिस्तान का आतंकवादी हाफिज सईद बोलता है, वही बात पाकिस्तानी सेना का अफसर बोल रहा है। पिछले महीने पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु समझौता स्थगित किया था। इसके बाद से पाकिस्तान प्यासा मरने की ओर बढ़ रहा है और वहां की सेना का अधिकारी आतंकी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता है। नाम भले ही शरीफ हो, लेकिन इसकी बोली आतंकवादियों वाली है। इसने एक कार्यक्रम में सिंधु का पानी रोकने के फैसले को लेकर भारत के खिलाफ बयान दिया है और यह बयान आतंकी हाफिज सईद के बयान की याद दिलाता है, मेल खाता है। पानी को लेकर आप दोनों के बयानों को सुनिए। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। अब पाकिस्तान की सेना को स्क्रिप्ट लिखकर कौन देता है बताने की जरूरत नहीं। एक आतंकवादी हाफिज सईद को आपने सुना, पहले का बयान था, अब वही भाषा रिपीट की जा रही है इस आर्मी के ऑफिसर की ओर से जो कि पाकिस्तान का है। लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी आतंकवादियों की भाषा बोल रहा है। वो खुद आतंकी परिवार से ही ताल्लुक रखता है। अहमद शरीफ चौधरी का पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद खुद एक आतंकवादी रह चुका है। अलकायदा की चीफ लादेन का करीबी रहा था। इसी बशीरुद्दीन का बेटा इन दिनों पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता बना बैठा है। ये पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क में ही संभव हो सकता है जहां पर आतंकी का बेटा सेना के बड़े ओहदे पर हो। बोल वो आतंकवादियों की भाषा ही रहा है। वैसे पाकिस्तान वहीं पानी को लेकर भी तिलमिलाया हुआ है, इसीलिए
क्योंकि पिछले महीने 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया था। भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी भारत ने रोक रखा है। हालत यह है कि पाकिस्तान की नदियों में पानी का लेवल कम हो चुका है। बढ़ती गर्मी के बीच पाकिस्तान के लिए पीने के पानी से लेकर खेती बाड़ी में भी परेशानी आ रही है। पाकिस्तान के नेता ये मान रहे हैं कि पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर उन्हें भूखों मरना पड़ेगा। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने को लेकर पाकिस्तान की संसद में आज चर्चा हुई है। इसी चर्चा के दौरान भारत की वाटर स्ट्राइक को पाकिस्तान ने वाटर बम का वार कहा है। आखिर पाकिस्तान के लिए ये वाटर क्यों है, उसे समझने के लिए क्यों अहम है और वाटर बम क्यों कहा जा रहा है, इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। रामबन का बगलिहार डैम और रियासी का सलाल डैम, ये दोनों ही डैम चिनाब नदी पर बना हुआ है। दोनों की ही तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों ही डैम का पानी भारत ने रोक रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ओर जा रहे चिनाब में वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। पाकिस्तान में जल संकट के हालात पैदा हो गए हैं। रामबन के बगलिहार में और रियासी के सलाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। फिलहाल पानी रोका गया है तो डैम लबालब हो चुका है। चिनाब के दरिया में इसका असर क्या है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अखनूर सेक्टर की यह तस्वीर है। नदी में पानी की जगह पत्थरों ने ले रखी है। यह हमारे यहाँ का हाल है। पाकिस्तान में स्थिति क्या होगी, इसकी आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान की संसद में जब चर्चा हुई तो पाकिस्तान को लेकर बेचैनी सबके चेहरे पर नजर आई। जब एक ट्रीटी को होते हुए भी कोई नहीं मानता, आप अपनी सेल्फ डिफेंस में हर वो काम कर सकते हैं जो आप ट्रीटी को बचाने के लिए करें। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदोबस्त करेगा हिंदुस्तान, जिसके तहत पानी का एक कतरा भी मोड़े पाकिस्तान का, तो हमारे पास कानून कहता है कि हम जाके अपने मिसाइलों के जरिए, अपने प्लेन्स के जरिए, अपने फौजियों के जरिए उसको तबाह कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून ये कहता है कि ऐलान जंग होता है। पहले भी हमारा पानी का मसला जो है वो हिंदुस्तान के साथ रुका है और जो फोरम्स अवेलेबल थे वहाँ पे हमने लूज किया है। ये कहना बड़ा शायद आसान है कि हम उसके ऊपर जो है ना फायर करके मार सकते हैं, मगर एक किसी की मईशत जो है वो $700 बिलियन पे खड़ी हो और किसी की $15-16 बिलियन पे खड़ी हो, और वो भी उधार के मांगे तांगे पे, उनके दरमियान इंसाफ दुनिया में भी नहीं हुआ करता। जिस चिनाब के पानी से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, उस चिनाब के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। इस वक्त मेरे बगल में ये जो खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पाकिस्तान में बहती चिनाब के किनारे बसे गांव और कस्बों की हैं। हरे भरे खेत, फूलों की घाटी, बाग बगीचे, दूर दिखते पहाड़, ये सब पाकिस्तान के सियालकोट से सटे चिनाब की घाटी के इलाके की तस्वीरें हैं। इस चिनाब के किनारे से निकली हुई हीर रांझा और सोहनी महिवाल की चर्चित प्रेम कहानियां भी हैं। चिनाब नदी मूल रूप से हिमाचल के लाहौर से निकलती है, तब इसका नाम चंद्रभागा होता है। चंद्र और भागा नाम की दो अलग अलग नदियों के मिलने से चंद्रभागा बनती है, जो बहती हुई जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पहुंचती है। किश्तवाड़ से 12 किलोमीटर दूर भंडारकूट में चंद्रभागा और मरुसुधर नदियां मिलकर चिनाब बनती हैं। फिर यहां से चिनाब, रामबन, रियासी, अखनूर होते हुए पाकिस्तान के सियालकोट जिले में जा पहुंचती हैं। चिनाब की लंबाई करीब 960 किलोमीटर की है। चिनाब को पाकिस्तानी भाषा में पाकिस्तान के लोग चेनाब बोलते हैं। सियालकोट, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का बड़ा शहर है, वहां से करीब 24 किलोमीटर दूर है मारला, और यहीं से चिनाब नदी गुजरती है। जो खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें मारला की हैं। पाकिस्तान का पहला बांध मारला हेडवर्क्स चिनाब पर ही बनाया गया है। पाकिस्तान को प्यासा मारने का बंदोबस्त भारत की ओर से पुख्ता किया जा रहा है। पाकिस्तान की आदत ही ऐसी है और वो यही डिजर्व करता है।
जो चिनाब नदी पाकिस्तान के आधे पंजाब की लाइफलाइन कही जाती है, उस चिनाब पर जम्मू के किश्तवाड़ में रतलेपन बिजली परियोजना का तेजी से काम चल रहा है। इस पन बिजली परियोजना को लेकर पाकिस्तान सिंधु समझौते का जिक्र करके कई बार आपत्ति जता चुका है, लेकिन इस बार समझौता स्थगित है तो भारत ने काम तेज कर दिया है। 850 मेगावाट की इस परियोजना पर 5,281 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन जिस युद्ध स्तर से काम चल रहा है, लग रहा है कि जल्द इसे पूरा किया जाएगा। रतले परियोजना में 133 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है। 7 दिन और लगातार 24 घंटे काम चल रहा है। पाकिस्तान की संसद में आज इस बांध का भी जिक्र हुआ। पाकिस्तानी सांसदों ने ऐतराज जताया। रतले प्रोजेक्ट के ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि हिंदुस्तान की तैयारी कितनी बड़ी है। मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये चिनाब दरिया है। इसी चिनाब दरिया पर रटले जल विद्युत संयंत्र परियोजना जो है वो लग रही है। सामने आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल ये रटले जल विद्युत संयंत्र परियोजना जो है ये एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत पावर स्टेशन है, जो वर्तमान में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के द्रबशाला के पास बन रहा है। ये रटले पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक जो होगी वाटर स्ट्राइक होगी, क्योंकि इसमें भी पानी रोका जाएगा। इस रटले पावर प्रोजेक्ट से भी पानी रोका जाएगा और पानी रुकने का सीधा जो असर है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह इस रटले पावर प्रोजेक्ट का काम चलता रहा तो अगले कुछ सालों में ये परियोजना जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसमें पॉन्डिंग की सुविधा भी होगी। पॉन्डिंग मतलब इस रटले पावर प्रोजेक्ट में बहते हुए पानी को रोका जाएगा, उसके लिए जलाशय बनाए जाएंगे और उस जलाशय में जो पानी स्टोर होगा वो पाकिस्तान जाने वाला पानी है, क्योंकि यही वो चिनाब नदी है जो किश्तवाड़ से चलकर रियासी और रियासी से फिर जम्मू होते हुए पाकिस्तान के सियालकोट जाती है। और इसी पानी पर आश्रित है पाकिस्तान, क्योंकि ये पानी न केवल वहाँ के खेतों को सींचता है बल्कि उसके साथ साथ वहाँ के पावर जनरेशन में भी ये काम आता है। भारत में बहने वाली 5 नदियां सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज शामिल हैं। सिंधु समझौते के मुताबिक ब्यास, रावी, सतलुज का पानी भारत इस्तेमाल करता है, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। इन सभी नदियों का 20% पानी ही भारत को मिलता है। भारत से बहने वाली ब्यास, रावी, सतलुज, चिनाब और झेलम यानी 5 नदियां जाकर सिंधु में मिलती हैं। समझौता स्थगित करने का असर क्या हो रहा है, अब जरा उसको समझाते हैं। पाकिस्तान में 80% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई में इस्तेमाल होता है। पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान के पावर प्रोजेक्ट में उत्पादन ठप होने वाला है। फसलों को नुकसान होगा सो अलग। मछली पालन और पानी से जुड़े व्यवसाय करने वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान बिलबिला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कल भी कहा कि भारत का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल बीकानेर में दिए गए भाषण से पाकिस्तान में बेचैनी है। पाकिस्तान सरकार पीएम मोदी के बयान को उकसावे वाला बता रही है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि भारतीयों के खून से खेलना अब पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद ही राष्ट्रवाद है और हारने के बाद भी जीत का ढिढोरा पीटना उसकी आदत। तभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह से मात खाने के बावजूद पाकिस्तानी सेना ने अपने प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। ये किसी जंगली मुल्क में ही मुमकिन है और पाकिस्तान जंगल राज की सबसे सटीक मिसाल है। ये बातें किसी हिंदुस्तानी के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि पाकिस्तान का ये जो जंगली खिताब वहीं के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से दिया गया है। वो इमरान जो बीते 657 दिनों से रावलपिंडी की अदयाला जेल में बंद हैं।
वही रावलपिंडी जहां पाकिस्तानी फौज का मुख्यालय है और जहां नूर खान एयरबेस को भारत की सेना ने खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के लिए आतंकवादियों को पालना पोसना और बचाना इतना महंगा पड़ा कि उसके सबसे महफूज किले रावलपिंडी में भी हिंदुस्तानी मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया। ऐसे में पाकिस्तान हमारी सेना के सामने सीज फायर की मन्नतें करने लगा। कमजोर दुश्मन की गिड़गिड़ाहट पर हिंदी की सेना ने बड़प्पन दिखाया, पाकिस्तान की युद्ध विराम की गुजारिश मान ली। इस तरह से पाकिस्तानी फौज का वजूद बच गया। लेकिन बेशर्मी की इंतहा ऐसी है कि हार को ही पाकिस्तान ने जीत मानकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। सबसे शर्मनाक तो यह है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने जिहादी जनरल को 5 सितारा जनरल का तमगा दिया, तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना दिया। अब इस पर जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान ने तीखा तंज कसा है। अपने नुमाइंदे के जरिए सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा है, माशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। हालांकि साफ साफ कहें तो उन्हें बादशाह का खिताब देना ज्यादा मुनासिब होता, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जंगल का कानून लागू है और जंगल में सिर्फ एक ही बादशाह होता है। इमरान के इन लफ्जों को उनकी बहन अलीमा खान ने अपनी जुबान दी है। अलीमा ने कैसे पाकिस्तानी हुकूमत और जिहादी जनरल पर चुटकी ली है, सुनिए। खान को पता चला कि कल वो खबरों में शायद आया होगा कि उन्होंने फील्ड मार्शल का खिताब हुकूमत ने दिया उन्हें। तो उन्होंने कहा देखें, जिस मुल्क में जंगल का कानून हो तो उसके अंदर फील्ड मार्शल नहीं, फिर बादशाह सलामत का खिताब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल का कानून है, जंगल का बादशाह होना चाहिए। तो ये फील्ड मार्शल काफ़ी नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद तिलमिलाहट में पाकिस्तान ने भारत की सेना और आम लोगों को निशाना बनाने की हिमाकत की। फिर भारतीय शूरवीरों ने सीमा पार कोहराम मचा दिया। दुश्मन के 13 फौजी ठिकानों को आईसीयू में पहुंचा दिया। ज्यादातर पाकिस्तानी एयरबेस को किसी लायक नहीं छोड़ा। जाहिर है इससे जिहादी जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली हुकूमत के मुखिया शहबाज शरीफ की भद्द पिट गई। दोनों की कुर्सी खतरे में पड़ गई। ऐसे में आसिम और शहबाज ने एक दूसरे को बचाने की खातिर नया समझौता किया है। इस गुपचुप डील के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया और बदले में इमरान खान को सत्ता से दूर रखने की गारंटी ली है। शरीफ ने मुनीर को भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी शिकस्त की वजह से भविष्य में होने वाले कोर्ट मार्शल से बचाने का वादा किया है। बदले में मुनीर से पीएम की कुर्सी कायम रखने का भरोसा लिया है शहबाज ने। यह बात यकीनन जेल में बंद इमरान खान तक भी पहुंची होगी। इसके बाद खबर आई कि इमरान ने सेना से समझौते की पेशकश की है, लेकिन अब उन्होंने ऐसे किसी भी ऑफर से साफ साफ इनकार किया है। जेल में बंद इमरान ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि उनकी पाकिस्तानी सेना से ऐसी कोई डील नहीं हुई है और न ही समझौते की कोई बात हुई है। ये पूरी तरह से झूठ है। इमरान के मुताबिक पाकिस्तान इन दिनों बाहरी खतरों का सामना कर रहा है। मुल्क में आतंकवाद बढ़ रहा है, आर्थिक संकट गहरा रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ड्रोन हमलों में बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर रही है, जिससे आतंकवाद में और इजाफा ही हो रहा है। इमरान के मुताबिक सालों के संघर्ष के बाद पाकिस्तान में अमेरिका के ड्रोन ऑपरेशन बंद हो पाए, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के खिलाफ अभियान के नाम पर अपने ही लोगों के घरों पर बमबारी कर रही है। इमरान के निशाने पर शहबाज शरीफ से ज्यादा आसिम मुनीर हैं, जिनसे उनकी अदावत बेहद पुरानी है। बात अक्टूबर 2018 की है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी बनाए गए, लेकिन एक साल भी नहीं हुआ कि जून 2019 में उन्हें हटाकर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई का नया डीजी बना दिया गया और मुनीर को गुजरावाला में XXX कोर में बतौर कमांडर तैनात कर दिया गया। पहली बार आईएसआई का कोई डीजी इतने कम समय में पद से हटाया गया था। इसकी वजह से मुनीर का इमरान खान से झगड़ा। कोर कमांडर रहने के बाद जनवरी 2021 से नवंबर 2022 तक मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल रहे। इस ओहदे का ऑफिसर सेना के लिए रसद, साजो सामान और बाकी तैयारियों का काम देखता है। आईएसआई चीफ से यहां तक आना मुनीर के लिए डिमोशन था। इस बीच 10 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान को पीएम पद से हटा दिया गया। अगले दिन नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पीएम बन गए। 27 नवंबर 2022 को मुनीर आर्मी से रिटायर होने वाले थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने 29 नवंबर 2022 को बाजवा को हटाकर मुनीर को नया आर्मी चीफ बना दिया, जो 2027 तक इस पद पर कायम रहेंगे। यानी मुनीर के रहते इमरान का सत्ता में लौटना मुश्किल है। बड़ी बात यह है कि इमरान अभी भ्रष्टाचार के केस में जेल की सजा काट रहे हैं, जबकि आतंकवाद के दर्जन भर मुकदमों में भी वो आरोपी हैं। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात
व्हाइट हाउस में सफेद झूठ के पर्दाफाश की। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीरें देखिए, जिसे दुनिया व्हाइट हाउस के नाम से जानती है। वीडियो ओवल ऑफिस का है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बगल में दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा बैठे हुए हैं। साथ ही दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल और मीडिया की भी वहां पर मौजूदगी है। इस दौरान ट्रंप अचानक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पर आक्रोशित हो गए। उनके देश में गोरे किसानों के नरसंहार का आरोप लगाया, सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें पेश की। इस दौरान रामाफोसा ने बेहद शालीनता से आरोप को गलत बताया, सबूत के रूप में पेश तस्वीर और वीडियो की जांच की बात कही। लेकिन ट्रंप के सबूत पर अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के सबूत को झूठा करार दिया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने जो तस्वीरें दिखाई वो दक्षिण अफ्रीका की नहीं बल्कि कांगो की है। ट्रंप ने जिन तस्वीरों को दक्षिण अफ्रीका का बताकर रामाफोसा को घेरा वो कांगो में रवांडा समर्थित विद्रोहियों से संघर्ष में मारे गए लोगों की है। लेकिन ट्रंप ने इन तस्वीरों को दिखाकर दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर श्वेत लोगों की हत्या और उनसे भेदभाव के आरोप लगा दिए। दक्षिण अफ्रीका के जमीन अधिग्रहण कानून और गोरों को निशाना बनाने के आरोपों पर ट्रंप बीते कुछ दिनों से वहां की सरकार से नाराज चल रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते भी खराब हो रहे थे, जिन्हें ठीक करने राष्ट्रपति रामाफोसा अमेरिका पहुंचे तो ट्रंप झूठे सबूत दिखाकर उन पर बिफर गए, जिसकी पोल अब एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने ही खोल दी है। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब आपके लिए एक सावधान करने वाली खबर। क्या देश में कोरोना फिर लौट आया है? क्या ये महामारी एक बार फिर से फैल रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोविड-19 की दस्तक एक बार फिर से लोगों को डरा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 19 मई तक देश में कोरोना के 257 एक्टिव केस हैं, जो बड़ी आबादी के लिहाज से कोई चिंता की बात तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन दिनों कोरोना के मरीज सामने आए हैं। इनमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पुडुचेरी, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और हरियाणा शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव मामले केरल में हैं, जहां 95 केस सामने आए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में 66 और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 56 एक्टिव केस हैं। आप जानते हैं कि सावधानी ही बचाव है। ऐसे में डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। गले में खराश, खांसी, सिर दर्द और बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन ही इस महामारी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। जनहित में जरूरी बहुत बड़ी खबर चुनाव आयोग से भी सामने आई है। अगले चुनावों से पहले मतदान केंद्रों के तौर तरीके बदलने वाले हैं। लोगों में बढ़ते मोबाइल फोन के इस्तेमाल को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी यानी मोबाइल फोन जमा कराने की सुविधा शुरू की जाएगी। मतदान केंद्र से करीब 100 मीटर दूर ये सुविधा केंद्र बनेंगे, जहां मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा कराएंगे। लेकिन इसके पहले उन्हें मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मतदान केंद्रों से सिर्फ 100 मीटर दूर ही राजनीतिक दल अपने बूथ बना सकेंगे। इससे पहले ये नियम 200 मीटर का था। और अब आज का जनहित मंत्र। बेफिक्र हैं वो जो आईने सा किरदार रखते हैं, फिक्र तो वो करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। साफ सुथरी छवि वाले चेहरों पर सच्चाई और आत्मविश्वास साफ झलकता है, लेकिन कई चेहरे रखने वालों का झूठ भी साफ साफ पढ़ा जा सकता है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।